हाय, वेलकम बैक। आज का लेक्चर वीडियो है ये सोम के सॉल्यूशंस का लास्ट पार्ट है। अगर आपने सोम के सॉल्यूशंस की सीरीज देखी है तो आपका जो भी फीडबैक हो, सजेशंस हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपके सजेशंस और जो फीडबैक है उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 261 कि किसी मेंबर पे कोई लोड लग रहा है तो उसके लोड का जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, मेंबर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस लोड के लिए, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। एक्चुअली लोड लगाते हैं तो लोड उसको डिफॉर्म करना चाहता है, जबकि मेंबर उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है और उसको रेजिस्ट करने के कारण उसमें स्ट्रेसेस आते हैं। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेसेस बोलते हैं। नेक्स्ट 262 यहाँ पे बोला है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें एक आइसोलेटेड लोड लग रहा है मिड स्पान पे, तो उसका बीएमडी बनेगा वो कैसा बनेगा। तो सेंटर पे कंसंट्रेटेड लोड अगर W लग रहा है तो दोनों सपोर्ट्स पे रिएक्शन होगा वो W/2 होगा। यहां से लेके यहां तक बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा W/2 × L/2, तो WL/4। तो इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद वापस से डिक्रीजिंग होगा। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आंसर के में इसका आंसर बी गिवन है जो कि गलत है। बी वाला होता है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि आइसोलेटेड लोड लग रहा है, तो कंसंट्रेटेड लोड को हम आइसोलेटेड लोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 263 अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक हमने काफी बार ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि शियर फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है dm/dx के। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे शियर फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में जहां पे शियर फोर्स 0 हो रहा है उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और शियर फोर्स 0 हो रहा है इस वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। हमसे इसकी पूछी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। यहाँ पे एक ट्रेपेजोइडल है, तो हमने इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। एक रेक्टेंगल बन गया एक, और इसका इधर एक ट्राइंगल निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये यहाँ पे एक ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल निकालने से मैं एक तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता है कि ये थीटा और ये थीटा है, ये दोनों सेम होंगे, तो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम होंगे। दूसरा हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस जो है, ये वाली टोटल डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ये डिस्टेंस x हुई तो इस वाले ट्राइंगल का बेस होगा ये 2 - x होगा। ये वाली डिस्टेंस हमें पता है 2500 है, इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस हमें पता है 1500 है। तो सिंपल ज्योमेट्री लगा के हम ये वाला थीटा का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इस थीटा का लिखेंगे और इक्वल कर देंगे। इक्वल करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि कहां पे ये 0 हो रहा है शियर फोर्स। तो थीटा होगा इस वाले ट्राइंगल के, लेफ्ट हैंड वाले ट्राइंगल के लिए लिखेंगे तो 2500 अपॉन डिवाइडेड बाई x। अगले के लिए होगा 1500 डिवाइडेड बाई 2 - x। इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पे तो 2 - x अपॉन x इज इक्वल टू 15/25 3/5। ये आ गया 2/x - 1 इज इक्वल टू 3/5, और 2/x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3/5 + 1, 3/5 + 1, तो ये 8/5 आ गया। और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाई 8 जो होगा 1.25। तो हमें पता चल गया कि ये वाली डिस्टेंस है 1.25 है। इसने डिस्टेंस पूछी है b से, तो ये सपोर्ट a होता है, इधर वाला सपोर्ट होता है ये b होता है। ध्यान रखना है, मिस्टेक हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में कि बाय डिफॉल्ट हमारी टेंडेंसी होती है कि हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो b से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 400 तो ये हो गया, प्लस ये 2 - x वाली डिस्टेंस, x 1.25 है तो 2 - x हो जाएगा 0.75, क्योंकि x है वो 1.25 है, तो ये हो गया 0.75। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। 4.75 जो है वहां पे मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट और वहां पे शियर फोर्स 0 होगा। इसका भी आंसर की में आंसर गिवन है वो गलत है। इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। जो आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन ए गिवन है, जो कि नहीं होगा। ए तब होता जब ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होते। अगर ये दोनों फोर्स यहाँ पे जो लग रहे हैं फोर्सेस, ये शियर फोर्स
अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती तो फिर ये दोनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस आती, ये वाली डिस्टेंस और ये 2 - x वाली डिस्टेंस। तो अभी वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट भी इसी कंसेप्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, शियर फोर्स इज इक्वल टू dm by dx। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि शियर फोर्स डॉट dx इज इक्वल टू dm। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dm को इंटीग्रेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, और शियर फोर्स डॉट dx का इंटीग्रेशन होगा एसएफटी डायग्राम बन रहा है उसका एरिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस किस पॉइंट के बीच का बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं। यहां पे लिमिट लगाएंगे m1 m2 और यहां पे आ जाएगा x1 x2। तो अगर x1 और x2 के बीच का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो डिफरेंस होगा x1 पे जो बेंडिंग मोमेंट है m1 और x2 पे जो बेंडिंग मोमेंट है m2 का। अब यहां पे हम एक यूज करेंगे इक्वेशन कि हमें पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम होने के कारण हमारा यहाँ पे ए पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा और बी पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। अब जैसे कि इस पॉइंट को अगर मैं सी से डिनोट करूं तो अगर मैं ए और सी के बीच का एरिया इंटीग्रेट कर रही हूं तो वो किसके इक्वल होगा, MC माइनस MA। और मुझे पता है कि MC तो पहले से 0 है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो MC के इक्वल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैं इस का इंटीग्रेट कर दूंगी शियर फोर्स का, जो कि इक्वल होगा इस वाले एरिया के। तो क्या हुआ सिंपली कि MC विल बी इक्वल टू शियर फोर्स का इंटीग्रेशन, जो कि इक्वल होगा एरिया के। कहां से कहां तक करना है हमें, x इज इक्वल टू 0 से हमें करना है x इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस था इधर से, उधर से 4.75 था, और इधर से हो जाएगा 4 प्लस 1.25, 1.25, तो इधर से हो जाएगा 5.25। तो अब मुझे निकालना है इस ट्रेपेजोइडल का एरिया। तो इसके लिए सेम मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। तो इसका एरिया हो जाएगा 2500 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू ये 5.25 जो है ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल थी, मुझे इतनी चाहिए। तो इतनी डिस्टेंस कितनी है, 1.25 है। तो 1/2 इंटू 1.25 इंटू ये वाली ऑर्डिनेट, ये वाली ऑर्डिनेट जो कि है 2500। तो इसको 2500 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल हो जाएगा MC के। ये इक्वल होता है MC माइनस MA के, लेकिन हमें पता है कि MA होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, और जिसकी वैल्यू होगी 6562.5। 6 इसको सोल्व करोगे आप लोग, 6562.5 विल बी इक्वल टू MC। अब ये डाउट आ सकता है कि हमने यहीं तक क्यों एरिया लिया, हमने यहां तक क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, इसके लेफ्ट वाले साइड में क्यों नहीं लिया, या इसके राइट वाले साइड पे क्यों नहीं लिया। मान लो कि आपने इस वाले पॉइंट के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन है x डैश, आपने यहीं तक का एरिया लिया, तो इस वाले पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आएगा, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसे इधर जा रहे हैं तो एरिया और इंक्रीज होता जा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट और बढ़ता जा रहा है। हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम इस पॉइंट पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर इस पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं तो इधर का एरिया नेगेटिव है, तो जो जो हम इधर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो एरिया आ रहा था वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो एरिया मैक्सिमम है वो इस वाले पॉइंट के लिए है, इन दोनों के बीच का एरिया वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और हमने वो कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आप शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकाल सकते हो, डिफरेंट पॉइंट्स पे भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम पे भी निकाल सकते हो। अगर इस पॉइंट पे पूछा होता तो या तो ये वाला एरिया निकाल लो, या फिर ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया। तो नेक्स्ट है 265। 265 काफी इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आपको अब तक फॉर्मूला ऑब्वियसली याद ही होगा अगर आपने सोम के इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये फॉर्मूला होता है m/i f/y इज इक्वल टू E/r। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 266 भी हम पहले कर चुके, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो। 265 का भी आंसर की में गलत आंसर गिवन है, यहाँ पे आंसर ए गिवन है जो कि नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आंसर की में आप ये करेक्शंस करते जाएं साथ के साथ। नेक्स्ट है 266, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन नंबर 256 में जाके देख सकते हो, सेम क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया है वहां पे। एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे कि होलो साफ्ट है, कोई होलो साफ्ट है, तो उसके लिए हमें पता है कि आई की वैल्यू होती है, आई हो जाएगा इसके लिए 5/64 इंटू डी रेज़ टू पावर 4 माइनस डी रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई डी बाई 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए की जगह यहाँ पे डी स्क्वायर लिख सकते हैं, डी की जगह ये डी स्क्वायर है, तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। बस ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बाकी सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किया वही है, वैसे ही सेक्शंस है। यहाँ पे बस एक छोटा सा करेक्शन है, ये जो वैल्यू गिवन है ये सही नहीं है, यहाँ पे ऐसा आएगा पाई डी क्यूब बाई 32, तो इसको आप ठीक कर लो अपनी बुक में, बाकी सारा ये करेक्ट है। और इसमें अगर हम मैच कराएंगे तो आप आंसर आएगा, और इसमें ऑप्शंस मैच कराएंगे तो ये आएगा ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। लेकिन यहाँ पे ए बी में इसने मिस्टेक कर दिया, इसके कारण इसका आंसर भी डिफरेंट आ रहा है, और ये वाला ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन आप करेक्ट करके ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन बना लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 269 क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है, इसने मेंशन नहीं किया कि कौन सा सेक्शन है, और पूछा है कि असेंट्रिक लोड कितनी एसेंट्रिसिटी तक लगाएं कि रिजल्टेंट है जो फोर्स आ रहा है उसके कारण कोई टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए। तो ये डिपेंड करेगा सेक्शन कौन सा है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ई की वैल्यू होती है d/6, और अगर सर्कुलर सेक्शन है तो ये होता है ई की वैल्यू होती है d/8। मीन्स अगर सेंटर यहां पे है तो इसे d/6 इधर तक भी लोडिंग लगा सकते हो, d/6 इधर तक भी लोडिंग लगा सकते हो। रेक्टेंगुलर सेक्शन में कोई भी कहीं पे टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, इसका डेरिवेशन में पहले करा चुकी हूं तो दोबारा नहीं करेंगे। अगर सर्कुलर सेक्शन है तो ये वैल्यू d/8 आती है, इट मीन्स ये सेंटर है तो यहां से d/8 इधर तक और d/8 इधर तक हम लोडिंग लगा सकते हैं, कहीं पे कोई टेंसाइल स्ट्रेसेस पूरे मेंबर में नहीं आएंगे इस लोडिंग के कारण। तो क्वेश्चन है ये क्लियर नहीं है, सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा तो ही हम कोई आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट 268 है, एक तो कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में आ पाए, इसलिए मैं फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर रही हूँ, तो अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दें, मैं उस चीज को अवॉइड करूंगी। तो 262 में लोडेड बीम है और कैंटिलीवर बीम है सारे, और इधर है वो डिफ्लेक्शन गिवन है। एक तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन को देखते ही काफी सारे लोगों को ये दो टाइप के फॉर्मूले नहीं पता होंगे और वो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो सी का आपको पता ही है, तो सबको याद रहता है, सी का होता है 1 होता है, और यूडीएल केस में WL⁴/8EI होता है, तो सी का 1 होता है और डी का 2 होता है। तो ऑप्शंस में देखो तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने बोला ऑप्शंस को एक बार जरूर देखें, क्वेश्चन को गिव अप करके आगे ना बढ़े। पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, घर जाके आप देखते हो फिर लगता है अरे ये क्वेश्चन तो आ रहा था। ऑप्शंस को एक बार जरूर देखें, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों नहीं भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंटली आराम से आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, और ये दोनों तो आपको आते ही होंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे तो ऐसा हो गया, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन नहीं अवेलेबल हैं कि सिर्फ 2 से कंप्लीट हो जाए आंसर, तो इसके लिए इसका तो आपको याद रखना पड़ेगा, इस टाइप की बीम है उसका आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए होता है WL⁴/3EI ये वाला, तो बी का हो गया 3 होगा। अगर आपको ये वाला याद है तो, और यूडीएल का याद है तो ये वाला हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे मैं बताती हूँ। ए वाला सोल्व करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूंगी, जो ये वाली इक्वेशन है और जो इसकी इक्वेशन है। इसको यूज करने के लिए हमने एक लोडिंग ली है, ये बीम है, ये बीम है, ये सपोर्ट बी है, ये सपोर्ट ए है। यहाँ पे एक इस तरीके से ऊपर एक यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी लोड इंटेंसिटी W है। नीचे एक ट्रायंगुलर लोडिंग लग रहा है, इसकी भी यहाँ पे इंटेंसिटी है वो W है। ये डाउनवर्ड है तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो अपवर्ड है तो इसको नेगेटिव लेंगे।
अभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट लोडिंग डायग्राम बनेगा, वो क्या बनेगा, वो निकालने के लिए नीचे वाला जो डायग्राम है उसको ऊपर वाले में सुपर इंपोज कर दो। अगर नीचे वाला डायग्राम के ऑर्डिनेट ज्यादा है तो रिजल्टेंट नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर वाला जो पॉजिटिव वाले के ऑर्डिनेट ज्यादा है तो वहां पे पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा, या हम कह सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। और अगर दोनों ऑर्डिनेट किसी पॉइंट पे सेम है तो वहां पे जीरो हो जाएगा। ये सेम केस हमने उसमें भी किया है जब हम फिक्स्ड बीम वाले बेंडिंग मोमेंट सोल्व करते हैं। हम सुपर इंपोज कर देते हैं, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सुपर इंपोज कर दो, जो अनकॉमन एरिया है वो रिजल्टेंट हो जाता है। तो अब क्या करना है, मैंने इस वाली लोडिंग को इस पे सुपर इंपोज कर देना, ऊपर बना देना है। ऊपर बनाने से जो कॉमन है वो तो कैंसिल हो जाएगा और जो अनकॉमन है वो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। इसको ऊपर अपने सुपर इंपोज किया रेक्टेंगल वाली लोडिंग डायग्राम पे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो जो कॉमन एरिया वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो एरिया है ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर के कारण यहाँ पे डाउनवर्ड लोडिंग है, ट्राइंगुलर के कारण अपवर्ड लोडिंग है, तो टोटल लोडिंग जीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट बचेगा वो सिर्फ ये वाला बचेगा, जो कि ऐसा होगा कुछ। तो ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है ये लोडिंग डायग्राम बचेगा रिजल्टेंट, जो कि हमारा है इस वाले ऑप्शन का लोडिंग डायग्राम, जिसका कि हमें फॉर्मूला नहीं पता है डायरेक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेक्टेंगुलर के कारण डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। जो होता है हमें पता है, अगर रेक्टेंगुलर लोडिंग है या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, तो इस केस में हो जाता है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ये माइनस जो इस वाली लोडिंग थी ये नीचे वाली अपवर्ड लोडिंग, इसके कारण अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा, जिसकी वैल्यू होती है हमें पता है ये WL⁻⁴/30 EI। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, जो हो जाएगा ये बाहर ले लेते हैं EI, अंदर बचेगा 240, 30 - 8 तो 22, तो ये आ जाएगा 11/120, तो आ जाएगा ऑप्शन डी में जो है। तो एक का जो होगा वो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। अभी आप फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, प्रैक्टिस करोगे काफी सिंपल है, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला याद रख लो, बाकी भी बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने को, तो इस टाइप के एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे फटाफट 1 मिनट में निकाल सकते हो, आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो इस तरीके से हो गए सारे ऑप्शंस इसके। 269 में प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है। प्रोप्ड कैंटिलीवर मतलब जो फ्री एंड है उस पर इस तरीके से सपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें पॉइंट लोड लग रहा है W मिड स्पान पे इस तरीके से। तो इस टाइप के प्रोप्ड कैंटिलीवर के क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 यहाँ पे अननोन आएंगे, एक यहाँ पे आएगा, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वो 3 ही होंगी। ऐसे तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, लेकिन हम यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी की इक्वेशन लगा देते हैं कि इस वाले पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये प्रोप्ड कैंटिलीवर है। तो इस वाले पॉइंट पे इस W के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डाउनवर्ड होगा, और फॉर एग्जांपल मैं इसको RB बोल रही हूँ, तो RB के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो अपवर्ड होगा। दोनों का सम 0 होगा, क्योंकि रिजल्टेंट दोनों का डिफ्लेक्शन है वो 0 है, क्योंकि ये प्रोप उसी लेवल पे है जहां पे फिक्स्ड एंड है। इट मींस इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया है। तो इसके कारण जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आया वो कैंसिल हो गया RB के कारण अपवर्ड डिफ्लेक्शन के कारण। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो RB पे जो W के कारण डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको हम 2 अलग अलग टर्म्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है जिसकी वैल्यू होगी WL, इसको मैं स्मॉल l लिख देती हूँ, L/2 को L/2 को मैंने स्मॉल l लिखा है, उसके बाद हम रिप्लेस कर देंगे इसको। तो अगर ये लेंथ L है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा WL⁻³ ये तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। दूसरा यहाँ पे स्लोप भी है, उसके कारण भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। ये यहाँ वाला डिफ्लेक्शन तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर होगा ही। इसके अलावा यहाँ पे जो थीटा स्लोप है, थीटा इंटू L/2 भी यहाँ पे B पे डिफ्लेक्शन आएगा। तो थीटा है WL² EI, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, L/2 का भी L लिख रहे हैं तो L से, क्योंकि इस वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे अगर थीटा यहाँ पे स्लोप है। कुछ इस तरीके से होगा बेसिकली ये स्ट्रक्चर। तो ये तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन था और यहाँ पे स्लोप था, थीटा यहाँ पे स्लोप था, तो
ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता है। तो इसको अब हम लिख देते हैं L की जगह L/2, तो ये हो जाएगा WL³ अपॉन 24 EI प्लस WL³ अपॉन 6 EI, ये लिख देंगे, ये वैल्यू प्लस कर देंगे, रिप्लेस WL³ बाई 16 EI, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा WL³ अपॉन 48 EI। ये आया इस W के कारण B पे डिफ्लेक्शन। अब RB के कारण B पे डिफ्लेक्शन आएगा, उसकी वैल्यू होगी W की जगह आ जाएगा RB इंटू L³ अपॉन 3 EI। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ये जो डिफ्लेक्शन है इसको इक्वल कर देंगे इसके WL³ अपॉन 48 EI। तो इस तरीके से यहां पे आ जाएगा आंसर, ये 5 अपॉन 48 EI होगा, WL³ अपॉन EI हो गए 24 और 16, तो 3, ये 2 प्लस 3, तो ये 5 WL³ अपॉन 48 EI है। तो ये बाकी सारी टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी और RB की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 48, 3 यहाँ पे बचेगा, तो RB आ जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 48 EI, और 3 को ये करेंगे तो 5/16 आ जाएगा, तो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें डिफ्लेक्शन इक्वल करना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन 270 है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 255 में, तो आप वहां जाके इसका देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 255, और इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जबकि बुक में आंसर गिवन है वो सी है, ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 255। नेक्स्ट क्वेश्चन 271, क्वेश्चन 271 हमारी सिंपल फेमस फॉर्मूला जो टॉर्जन में हम मोस्टली यूज करते हैं, इससे हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वो एक्सिस पे होगा, जैसे कि ये शाफ्ट है तो ये एक्सिस होती है और ये डिस्टेंस होती है r, तो टो का फॉर्मूला होगा T अपॉन J इंटू R। तो मैक्सिमम कब होगा, जब R मैक्सिमम होगा, और R मैक्सिमम एक्सिस पे नहीं होगा, एक्सिस पे तो ये 0 होगा, मैक्सिमम होगा ये आउटर सरफेस पे होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट में बोला है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ शाफ्ट का जो होता है रेशियो, उसको हम पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन बोलते हैं। तो पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन होता है J, या इसको IP भी बोला जाता है। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, J और IP है, यहाँ डिवाइडेड बाई R, जो कि हो जाएगा D/2, या R की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप R लिख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई रेडियस विल बी इक्वल टू पोलर मॉड्यूलस ऑफ द शाफ्ट। ऑप्शन 3 में बोला है टॉर्जन रिजिडिटी के बारे में, तो हमें इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉर्जन रिजिडिटी होता क्या है। तो इस फॉर्मूले की जो फर्स्ट और लास्ट टर्म थी उनको हम इक्वेट करें, T अपॉन J इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L इक्वल पुट करें, और इसको फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, G इंटू J कर दें, यहाँ पे T इंटू L इंटू थीटा आ जाएगा। तो ये G इंटू J जो होता है इसको बोला जाता है टॉर्जनल रिजिडिटी, ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी पे और उसकी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम टॉर्जनल रिजिडिटी बोलते हैं। अब टॉर्जनल रिजिडिटी T के इक्वल कब होगा, दो केस में दो कंडीशंस होंगी इसके लिए, एक तो हमारा L1 हो जाए और एक हमारा θ1 हो जाए। अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट भी 1 हो जाए और लेंथ भी 1 हो जाए, तो उस स्पेशल केस में टॉर्जनल रिजिडिटी विल बी इक्वल टू T। तो ऑप्शन सी में बोला है कि टॉर्जनल रिजिडिटी शाफ्ट की है वो टॉर्क के इक्वल हो जाएगी जब ट्विस्ट 1 रेडियन का है और लेंथ इन द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, कोई भी लेंथ है उसमें ट्विस्ट अगर 1 रेडियन है तो ये T के इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, L को भी 1 होना पड़ेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही GJ इक्वल होगा T के, दोनों 1 होंगे तो GJ इज टॉर्जनल रिजिडिटी दैट विल बी इक्वल टू T। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी वाला डी में बोला है कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग मोमेंट, थीटा और टी के बारे में पूछा है, तो थीटा और टी जो हमारे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और इसने बोला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे है, तो ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका भी आंसर की में आपको करेक्ट करना पड़ेगा, आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है।
सी करेक्ट तब होता जब इसने यहाँ पे यूनिट लेंथ भी मेंशन की होती, जो कि यहाँ पे नहीं की हुई है। तो अभी करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ही है, और ऑप्शन बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है ही। नेक्स्ट 272 क्वेश्चन है, ये ट्रैप करने वाला क्वेश्चन है। ट्रैप करने वाला कैसे है, देख के आपको लगेगा, थोड़ा सा भी आपको टॉर्जन वाला चैप्टर का आइडिया है, आपको देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूं, और आप स्टार्ट कर दोगे। और इसकी कैलकुलेशन इतनी टफ है कि विदाउट कैलकुलेटर कोई भी इसको सोल्व कर ही नहीं सकता। और अगर कैलकुलेटर बेस्ड अलाउड है किसी एग्जाम में, जैसे गेट का एग्जाम है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो अटेम्प्ट। लेकिन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है, जेई की जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है, उनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, फंसो मत आप उसमें। आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, 2-3 मिनट दे दी, और नहीं हो पाएगा, लास्ट में जाके आपका जो एक्सप्रेशन निकलेगा ना, एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, उसको सोल्व करके उसका क्यूब रूट निकालना है। हो भी जाता है ऐसी कैलकुलेशन, बट ऑप्शंस देखो आप कितने पास पास है। अगर ये ऑप्शंस दूर होते, 5 सेमी, 50 सेमी, 1 मीटर, तो कर सकते थे। लेकिन अभी जो कंडीशंस गिवन है, जो ऑप्शंस गिवन है, इसमें आप इसको कुछ भी करके नहीं कर सकते। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन स्किप करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि कोई टफ वाला क्वेश्चन हल उसने सॉल्व कर दिया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे इजी वाले क्वेश्चंस, वो करने हैं फटाफट फटाफट, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। और ये आइडेंटिफाई तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट दोगे, तो वहां पे पता चलेगा आपको कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो इसको मैं थ्योरी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, सोली कैलकुलेटर से ही हो पाएगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालना पड़ रहा है एट लास्ट, जो कि इम्पॉसिबल है मैनुअली। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं एक बार फिर से कर रही हूँ, क्योंकि एक नई चीज है, थोड़ी सी मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को। तो पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर टी टॉर्जन है और थीटा एंगल से ट्विस्ट हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। यहाँ पे टॉर्जन इंटू थीटा हो जाएगा, टॉर्क लगाने से थीटा ट्विस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा टी इंटू थीटा। और ये कितने टाइम में हो रहा है उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है, इसने बोला है कि 500 अपॉन पाई आरपीएम की स्पीड से शाफ्ट है वो रन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया एन, मान लिया इसको, एन आरपीएम की स्पीड से कोई शाफ्ट रन कर रही है। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस कर रही है वो? एन रिवॉल्यूशंस कर रही है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एन रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कर रही है। एंगल कितना रोटेट कर रही है? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, एन में एन इंटू 2 पाई हो जाएगा। ये तो हो गया आपका थीटा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है टी से, टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारा वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है? 1 मिनट में। तो इसको नीचे अब हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये थीटा वाली टर्म है, ये टी वाली है, तो इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे हम 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड है और हम ऐसा ही यूनिट में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो काफी लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं डायरेक्टली। मेरा सजेशन तो ये है कि आप इसको कंसेप्ट से याद रखो, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला फटाफट लिख दोगे अब एग्जाम में। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे हम, एन की जगह 500/2 पाई है, सॉरी पाई इंटू 2 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाई 60। दिस विल बी, अब एक और यहाँ पे है, ये आपकी आई है पावर वॉट में, और इसने जो पावर दी है वो एचपी में दी है। एचपी में हमने पहले भी कन्वर्ट किया है, मैंने बताया था कि 745 वॉट इज इक्वल टू 1 एचपी, लेकिन इसने मीट्रिक एचपी बोला है। मीट्रिक एचपी का जो रिलेशन होता है वो डिफरेंट होता है। 735 वॉट इज इक्वल टू 1 मीट्रिक एचपी। तो आपको ये जो आया है यहाँ पे, ये वॉट में आया है, तो इसको मीट्रिक एचपी में डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए 735 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 80 के इक्वल। तो पहले तो इसको सोल्व करके आपको यहाँ से टी निकालना है, जो तो आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। टी की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो टी की वैल्यू आएगी 3528। 3528 ये आया है आपका न्यूटन मीटर में, सॉरी ये हाँ टी न्यूटन मीटर में आया है, क्योंकि ये वाट में था और ये वॉट में था, इससे डिवाइड किया तो अब ये एचपी में आ गया और ये भी एचपी में है। तो टी ऐसा यूनिट टी की होगी, ये होगी। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसने शीयरिंग स्ट्रेस दिया है केजी पर सेंटीमीटर, एक तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो आपको टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टी को हम
कन्वर्ट कर लेंगे इस वाली यूनिट्स में। तो न्यूटन को केजी में करने के लिए 9.8 या 10 से डिवाइड कर देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3528 को 10 से डिवाइड किया, ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो 9.8 लेंगे, मैं अप्रोक्सीमेट करके 10 कर रही हूँ, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ गया टी। अभी तक तो आधा भी क्वेश्चन नहीं हुआ, कैलकुलेशन तो सारी आगे बची है। अब देखो इसको हमें निकालना है डी की वैल्यू, जिसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको केजी सेंटीमीटर में, और हमने इसमें वैल्यूज रख दी। तो है वो 180 है, 5.32 d⁻⁴ d/2। तो इसको सोल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, इसका आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा वो 6 सेम ही आएगा। तो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 273। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, काफी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक मिस्टेक है कि ये स्टेटमेंट पूरे नहीं दिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में आएगा 1 एंड फिक्स्ड एंड अनदर फ्री। यहाँ पे आप लिख लो अपनी बुक में अनदर एंड फ्री। ऑप्शन 4 में लिखना है कि 1 एंड फिक्स्ड एंड अनदर हिंज्ड। अनदर एंड यहाँ पे है वो हिंज्ड है। होगा वो ऑप्शन सी होगा, ए का 3 बी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 274 में ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आईएलडी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि किसी सेक्शन पे शियर फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब लोडिंग की पोजीशन कहाँ होगी। मींस लोडिंग अगर मूव कर रही है इस तरीके से इस डायरेक्शन में, तो लोडिंग हम कहाँ पे रखें कि एक्स डेस पे जो शियर फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम आए। तो इसके लिए लोडिंग का हमें मूविंग पोजीशन है, तो हम उसको लोडिंग को अज्यूम कर लेते हैं एक जगह। तो लोडिंग है वो अज्यूम किया हमने कि आर ए से वाई डिस्टेंस पे है। ये वाई है ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। वाई है वो वेरिएबल है, और जो एक्स डिस्टेंस है वो फिक्स है, क्योंकि हमारा सेक्शन फिक्स है जिसपे हमें शियर फोर्स निकालना है। तो ये वाई डिस्टेंस पे आर ए से वाई डिस्टेंस पे लोडिंग लगी हुई है इस तरीके से, जो कि डब्ल्यू है। तो अब इस लोडिंग के लिए हम आर ए और आर बी निकालेंगे। आर ए और आर बी हम किसने निकालना है, शियर फोर्स निकालने के लिए। अब शियर फोर्स इस सेक्शन पे निकालना है, तो या तो मैं इधर की साइड का निकाल लूं या इधर की साइड का निकाल लूं, सेम ही आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो कोई लोडिंग है नहीं। तो इधर की साइड से मुझे इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट ही आ रहा है। तो इसलिए मैं आरबी निकाल लूंगी और वही शियर फोर्स हो जाएगा। आरबी की वैल्यू होगी एक एम ए के अबाउट, मोमेंट 0 कर दो, तो आर बी इंटू एल इज इक्वल टू लोडिंग डब्ल्यू, इसकी आर ए से डिस्टेंस वाई। तो आर बी की वैल्यू हो जाएगी यहां पे डब्ल्यू अपॉन वाई इंटू एल। इट मीन्स ये वाई के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वाई इंक्रीज होगा आरबी की वैल्यू इंक्रीज होगी, आरबी की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए एक्स डेस पे शियर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर मैं इधर की साइड से देखूं तो मेरा शियर फोर्स है वो आरबी है। अब ये मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वाई को मैक्सिमम करना पड़ेगा। वाई मैक्सिमम कहां तक हो सकता है कि मैं लोडिंग को इसी सेक्शन पे लगा दूं, तो वाई मैक्सिमम होगा। अब ये भी डाउट हो सकता है किसी को कि मैक्सिमम यहां पे क्यों, इसके लिए हम इससे आगे क्यों नहीं ले जा रहे हैं लोडिंग। इससे आगे लोडिंग को ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आरबी में से इसका शियर फोर्स माइनस हो रहा है। आरबी में से ये डब्ल्यू वाली लोडिंग के कारण जो शियर फोर्स है वो माइनस में आ रहा है, आरबी माइनस डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। तो हम मैक्सिमम यहाँ पे रख सकते हैं कि इसकी जो शियर फोर्स रहे वो आरबी के इक्वल रहे, तो वाई मैक्सिमम हो जाएगा। तो वाई मैक्सिमम कब होगा, जब वाई एक्स के इक्वल हो जाए, तो शियर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पे यही बोला इसने स्टेटमेंट में, शियर फोर्स अटेन्स द मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा अगर लोड उस सेक्शन पे है, लोड रीचेज द सेक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट में पूछा है कि लोड अगर सेक्शन पे है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट की भी हम इक्वेशन लिखते हैं इसी तरीके से, एक्स डेस पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अगर फिर से हम राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं तो आरबी इंटू आरबी की डिस्टेंस, एक्स डेस से आरबी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि होगी एल माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एल एक्स डब्ल्यू वगैरह सब कांस्टेंट है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब वाई मैक्सिमम होगा। और वाई की मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने देखा था, हो सकती है वाई की मैक्सिमम वैल्यू एक्स। तो ऑप्शन बी भी सही हो गया
कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तब अकर होगा जब लोड लग रहा है वो सेक्शन पे इटसेल्फ पे लग रहा है। ऑप्शन सी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम के बारे में। अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का हमने मैक्सिमम देखा कि इस सेक्शन पे मैक्सिमम कितना है, दूसरे पे मैक्सिमम कितना है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पे होगा, अब मैक्सिमम की कंडीशन हमारे पास आ गई है, एम एक्स एक्स डेस की वैल्यू थी ये डब्ल्यू एल अपॉन डब्ल्यू वाई अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। मैक्सिमम कब होगा, जब y की वैल्यू x हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम होगा इस सेक्शन x डैश के लिए, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स अपॉन एल एल माइनस एक्स। अब पूछा क्या है कि हम सेक्शन को भी फिक्स नहीं रख रहे हैं, हम सेक्शन को वेरी करा रहे हैं और हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे चेक कर रहे हैं और उन सबका मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उन सबका मैक्सिमम निकाल रहे हैं। इट मींस अब x हमारा हो गया वेरिएबल, क्योंकि पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसकी बात हो रही है। तो इसका मैक्सिमम निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देंगे। यह है एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे, तो dm बाई dx इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम होगा तो डिफरेंशिएट 0 होगा, और डिफरेंशिएट 0 करेंगे तो ये आ जाएगा l माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारा आ गया x इज इक्वल टू l बाई 2। तो यहां से हमें पता चल गया कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, पहले तो एक पर्टिकुलर सेक्शन की हम बात कर रहे थे, लोडिंग वेरी कर रही थी। पर्टिकुलर सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स तब होगा जब लोडिंग है वो उस सेक्शन पे ही लग रही है जिसपे हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन था उसमें पूछा कि ठीक है, जहां सेक्शन है वहां लोडिंग लगा रहे तो मैक्सिमम आ रही है, लेकिन वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट डिफरेंट आएगी, तो उन सबका मैक्सिमम क्या होगा। हम कौन सा सेक्शन लें कि जो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो मैक्सिमम आए, तो इसके लिए हमने इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करके x इज इक्वल टू l बाई 2 निकाल लिया। और हमें पता है कि इस टाइप से अगर कोई लोडिंग है, l बाई 2 पे w लोड लग रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट्स है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट ऐसा बनता है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो WL बाई 4 होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में हो गया ये, तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही है। ये माइनस का बोला है बट उसका तो मैटर नहीं करता है, लोडिंग वगैरह की कंडीशन साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्टेटमेंट ए और भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। 275 में पूछा राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला कि 3 कॉन्करेंट फोर्सेज है। कॉन्करेंट फोर्सेज मतलब एक पॉइंट पे जैसे कि ये P लग रहा है, ये इधर Q लग रहा है, और इस पॉइंट पे इस तरीके से यहाँ पे R लग रहा है। कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, उनका रिजल्ट है वो हम किस तरीके पैरेललोग्राम वाले मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है कि जैसे दो वेक्टर है हमारे पास P और Q, और ये पैरेललोग्राम की 2 साइड्स बना रहे हैं, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। P और Q का रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा। अब यहाँ पे बोला 3 फोर्सेज हैं, तो 3 फोर्सेज में हम क्या करेंगे, पहले हमने 2 फोर्सेज का रिजल्टेंट निकाल लिया, और इस रिजल्टेंट के साथ में हमने थर्ड वाला जो फोर्स था वो प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास फिर से 2 फोर्सेज अननोन आ गए, एक इन दोनों का रिजल्टेंट और एक थर्ड वाला जो फोर्स था। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया रिजल्टेंट को, चलो हम S से डिनोट कर रहे हैं, P और Q का रिजल्टेंट है S, तो एक तो S हमारा वेक्टर आ गया और दूसरा आ गया R। तो अब 2 वेक्टर है तो हम फिर से पैरेललोग्राम वाला थ्योरी लगा सकते हैं और फिर से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। ऑप्शन बी में है कि कॉन्करेंट फोर्सेज का हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो टिपटेल वेक्टर एडिशन मेथड होता है। टिपटेल वेक्टर एडिशन मेथड में क्या होता है, टिपटेल मेथड में हम पहले फर्स्ट वाला वेक्टर प्लॉट करते हैं, और फर्स्ट वाले वेक्टर का जो टिप है वहां पे सेकंड वाले वेक्टर की टेल लगा देते हैं। फर्स्ट वाला वेक्टर था या सेकंड वाला था, तो यहाँ पे इसकी टेल लगा दी, यहां तक पहुंच गई। अब थर्ड वाला वेक्टर ये है, ये थर्ड वाला वेक्टर है, तो सेकंड वाले का जो टिप है वहां पे थर्ड वाले की टेल कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगला कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, नेक्स्ट वाला कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे,
जो फर्स्ट वाले की टेल और लास्ट वाले की टिप को कनेक्ट करेगी। फर्स्ट वाले की तो कनेक्ट करते हुए हम एक लाइन बनाएंगे, वो लाइन होगी वो इन सबका रिजल्टेंट होगी। तो लाइन बनेगी इसका टेल और लास्ट वाले का टिप, तो वो लाइन ऐसी बनेगी। तो ये जो ब्लू वाला वेक्टर मैंने प्लॉट किया है ये इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है इन सारे वेक्टर्स का। तो इस तरीके से हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं टिप टेल मेथड से। ऑप्शन सी में बोला है कि मास वो प्रॉपर्टी है जो कि मेजर करती है कि मोशन को रेजिस्ट करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, रेजिस्टेंस उसका कितना होगा। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसकी वेलोसिटी को चेंज करना, या फिर वो कांस्टेंट वो स्टैटिक है तो उसको कुछ वेलोसिटी देना उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना ज्यादा उसका मास होगा। तो बेसिकली मास होता है, ये प्रॉपर्टी होती है जो चेंज ऑफ मोशन के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको डिनोट करती है। तो सारे स्टेटमेंट सही हो गए, आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट 276 भी मैकेनिक्स का ही है क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट बेसिकली पूछा है कि कौन कौन सी एक्सियोम ऑफ मैकेनिक्स है। एक्सियोम ऑफ मैकेनिक्स मतलब वो स्टेटमेंट्स जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है और ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हर जगह फॉलो होते हैं। तो ऑप्शन 1 में बोला है कि दो फोर्सेज अगर हमारे पास हैं तो हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, वो होगा डायगोनल के इक्वल। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इस तरीके से दो वेक्टर हैं तो जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ऑप्शन बी तो ये सही हो गया। ऑप्शन बी में बोला है कि अगर कोई फोर्सेज है और वो इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा तभी होगा जब वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो और कोलिनियर हो। जैसे कि एक ही लाइन में वो लग रहे हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड जो है ये और इसका मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम हो, तो तभी इनका रिजल्टेंट 0 आएगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में बोला है एक तो ये फोर्सेज इन अलग अलग निकला था, ये स्पेस नहीं है। तो अगर सेट ऑफ फोर्सेज हैं और वो इक्विलिब्रियम पे हैं, अगर हम उनको किसी सिस्टम में अप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट उस पे नहीं आता। तो अगर इक्विलिब्रियम में फोर्सेज है इट मींस वो सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 है। तो 0 रिजल्टेंट है तो ऑब्वियसली उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा सिस्टम पे, अगर किसी सिस्टम में हम उनको अप्लाई करते हैं तो ये भी सही स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में बोला है कि एक्शंस और रिएक्शन फोर्सेज होते हैं इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं डायरेक्शंस में। अगर हम किसी वॉल पे फोर्स लगा रहे तो वॉल हम पे फोर्स लगाती है, उस फोर्स की डायरेक्शन होती है, हम वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वॉल हम पे रिएक्शन लगाती है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सारे स्टेटमेंट ही सही है, आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट 277 यहाँ पे डिफरेंट ट्रेसेस, ये सॉरी एक ट्रेस है जिसमें डिफरेंट फोर्सेज लग रहे हैं। इस तरीके से हमें इन फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये फोर्सेज है सारे एक ही डायरेक्शन में है। तो इस टाइप के सिस्टम में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं रिजल्टेंट निकालने का, F1 इंटू Y1 प्लस F2 इंटू Y2 इज इक्वल टू F3 इंटू Y3। इस तरीके से सारे फोर्सेज डिवाइडेड बाई F विल बी इक्वल टू Y बार। Y बार, Y1, Y2 ये सारे एक फिक्स सेक्शन से फिक्स्ड पॉइंट से ली गई डिस्टेंसेज होती हैं। जैसे कि हम इसके अबाउट डिस्टेंसेज ले लें तो हर एक की डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर करके उस फोर्स, हर एक की डिस्टेंस उस फोर्स से मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर देंगे और टोटल फोर्स से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास Y बार आ जाएगी। Y बार है इस पॉइंट से रिजल्टेंट की डिस्टेंस जो कि हमसे पूछी गई है। तो हम एक के अबाउट सारा F1 Y1 लिख के इसको डिवाइड कर देंगे टोटल फोर्सेस से। बाकी सारी डिस्टेंस तो आपको पता है, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी। इस वाले फोर्सेस की वर्टिकल डिस्टेंसेस लिखेंगे हम सिर्फ। तो इस वाले फोर्सेस की 2W वाले की 5 इंटू 2.5 7.5 हो जाएगी। प्रॉब्लम आ सकती है आपको इन दोनों फोर्सेस की डिस्टेंस निकालने में। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये एक एंगल हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है, ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 5 है, इसका इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 30। तो ये वाली जो डायमेंशन है ये हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 5 cos 30 जो होगी 5 √3/2। ये 5 cos 30 रख लेते हैं। इसके बाद इसका हम कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल पे, प्रोजेक्शन लेंगे।
तो उसके लिए हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो वो ट्राइंगल मार्क कर रही हूँ अभी। जिस पॉइंट पे 3/2W लग रहा है उस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाली सामने वाली इस लाइन पे, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें मैं कंपोनेंट्स ले लूंगी। अगर ये 5 cos 30 है तो ये वाली डायमेंशन हो जाएगी 5 cos 30 इंटू cos 30। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5 इंटू √3/2 इंटू √3/2। तो मैं इसको लिख रही हूँ शॉर्ट में 5 इंटू √3/4। तो अब बाकी की डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसकी डिस्टेंस भी अब आ जाएगी, ये है 5 इंटू 3/4, तो 15 में से घटा देंगे। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, एक्सप्रेशन आएगा 3/2W इंटू इसकी डिस्टेंस होगी 5 इंटू 3/4 प्लस 10.5W इंटू 5 प्लस 2W इंटू 7.5 प्लस 3/2W 15 माइनस 5 इंटू 3/4 प्लस ये W वाले का ये हो जाएगा W इंटू 15 डिवाइडेड बाई टोटल लोड। तो टोटल लोड ऐड करने पे आ रहा है 17.5। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर सॉरी ये मीटर में है डिस्टेंसेस, तो 6 मीटर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6 मीटर। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हम रिजल्टेंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये तो था डिटेल्ड मेथड जो है कि हर जगह एप्लीकेबल होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके बिना भी किया जा सकता है, इतनी कैलकुलेशन के बिना भी। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस 2W के अबाउट लोडिंग सिमेट्रिक है, जितनी इधर लोडिंग है उतनी इधर लोडिंग है। तो इस लोडिंग का सेंटर आएगा वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके ये 2W तो इसी पे लग रहा है और 3/2W इधर लग रहा है, तो 3/2W इधर भी लग रहा है। W इधर जितने डिस्टेंस पे लग रहा है W उधर भी इतनी डिस्टेंस पे लग रहा है। तो इसमें रिजल्टेंट आएगा वो यहां पे आएगा, इस तरीके से डाउनवर्ड आएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 1 है, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ये मैंने जस्ट मेथड एक्सप्लेन किया है कि अगर कहीं पे सिमेट्रिक वाली कंडीशंस नहीं बन रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर सिमेट्रिक की आप एक्सेस प्लॉट कर पा रहे हो तो आप, जैसे कि यहाँ पे ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है लोडिंग के लिए, तो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो नेक्स्ट है 278। 278 में बोला है कि कोई फोर्स सिस्टम है और उनका रिजल्टेंट है वो 0 है, तो बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, जो कि होता है अगर रिजल्टेंट 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इट मींस अगर वो स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगी, अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करती रहेगी। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में है कि अगर बैलेंस्ड फोर्सेज है तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स हो जाता है। स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को जो या तो जिनकी वेलोसिटी 0 है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये स्टैटिक हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं जिनपे की कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है और उसके कारण उनकी वेलोसिटी वगैरह है उसमें चेंज हो रहा हो। तो बैलेंस्ड फोर्सेस है तो रिजल्टेंट 0 है, तो ये मैटर ऑफ स्टैटिक्स हो जाता है। स्टैटिक्स में इसको स्टडी करते हैं। ऑप्शन सी में अनबैलेंस्ड फोर्सेस अगर सिस्टम पे लग रहे हैं तो उसको एक्सेलरेट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, बट ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 279। 279 का स्टेटमेंट 1 है कि जो अर्थ का पूल लग रहा है, अर्थ जो सरफेस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड अर्थ की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड होगा वो वेट के इक्वल होगा। तो ऐसा ही होता है, वेट होता है वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन ए सही है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है। ऑप्शन बी है कि कोई स्मूथ सरफेस है तो उस पर फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा स्मूथ सरफेस के, जैसे कि ये स्मूथ सरफेस पे है, इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं होती तब तो इस तरीके से इसमें एक फोर्स लगता
इस तरीके से सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगता और वर्टिकल फोर्स लगता तो रिजल्टेंट कुछ और आता, लेकिन स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा और इस पे फोर्स लगेगा वो इस तरीके से सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही लगेगा। तो ऑप्शन बी भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है कि जो सपोर्टिंग फोर्स है स्मूथ पिन पे, तो ये पिन जॉइंट कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि ये कोई पिन है तो ये जो प्लेन है पेपर का, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस होगी वो पिन की एक्सेस होगी और इसमें फोर्सेस लगेंगे वो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस यहाँ पे लग सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इस तरीके से सारे स्टेटमेंट ही सही हो गए। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 280, एक इंक्लाइन सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे एक फोर्स F लगाया है जो कि थीटा एंगल पे है इंक्लाइन प्लेन से और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और इसका वेट है वो 300 kg F है। वेट होगा वो इस तरीके से डाउनवर्ड लगेगा। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो कोई दो लाइन्स उनके बीच का एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइन्स पे अगर परपेंडिकुलर खींची जाए तो उनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो इधर जो एंगल आएगा ये डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा। ये जो कंपोनेंट आएगा इसका इंक्लाइंड वाला डब्ल्यू साइन थीटा और ये बैलेंस किया जा रहा है एफ के इधर के कंपोनेंट के कारण। तो एफ का इधर का कंपोनेंट होगा एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। हमने इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में जो फोर्सेस के कंपोनेंट थे उनको इक्वल कर दिया क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू साइन थीटा तो 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड इंटू 150 √2 की वैल्यू 1.4 होती है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन में से आ जाएगा 212, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 281, 280 में इस तरीके से दो बीम है, एक ये बीम है, इसका ये सपोर्ट है इधर वाला, ये इधर वाला बी सपोर्ट है। इसके ऊपर एक दूसरी बीम है जिसपे एक बेरिंग लोड लग रहा है, इसका एक ये वाला सपोर्ट है, दूसरा ये वाला सपोर्ट है और हमें इसमें निकालने हैं वर्टिकल फोर्सेस हर एक सपोर्ट पे। ए बी सी डी चारों पे वर्टिकल रिएक्शंस निकालने हैं। आर ए पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा वो इस टाइप से आएगा अपवर्ड, बी पे भी वर्टिकल रिएक्शन ऐसा आएगा, डी पे भी वर्टिकल रिएक्शन हमने मान लिया किस डायरेक्शन में आ रहा है। बट सी पे क्या होगा, सी पे दो टाइप के रिएक्शंस आएंगे। सी पे कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है तो रिजल्टेंट तो जीरो होगा, लेकिन अगर हम ऊपर वाली बीम को कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से एक अपवर्ड रिएक्शन आएगा ऊपर वाली बीम पे, और अगर डाउन वाली बीम ए बी को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से इस पे पॉइंट लोड के जैसे इस तरीके से एक रिएक्शन आएगा और इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब वैसे तो ये कन्वेंशनल एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें आरसी निकालने के लिए यहां पे डिफ्लेक्शन इक्वल करना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन इक्वल कैसे करना पड़ेगा, इस वाले के कारण आरसी पे जो डिफ्लेक्शन आएगा और ये जो ए बी बीम है इसमें आरसी के कारण जो डिफ्लेक्शन ये इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये वाले लोड के कारण, इन दोनों को इक्वेट करके फिर हम आरसी की वैल्यू निकालेंगे। और ये इक्वेट करके भी अगर किया जा सकता था, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल जो फॉर्मूले होते हैं जो डायरेक्टली स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए गिवन होते हैं, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यूज करते हैं, वो फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लगेंगे। क्योंकि अब एबी को अगर हम देखेंगे तो इस टाइप का दो लोडिंग लग रही है जिसके लिए स्टैंडर्ड केस नहीं है, इसके लिए आपको इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर वाले किसी मेथड से करना पड़ेगा। तो ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन इसने जो सॉल्यूशंस दिए हैं इसका यह सॉल्यूशन गलत है जो आंसर इसने गिवन है। अगर हम पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम देखें तो पूरे सिस्टम में वर्टिकल फोर्स लग रहा है, आउटर जो एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर हम देखें तो आर ए लग रहा है, आर बी लग रहा है, आर डी लग रहा है। आर सी इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं है। इनका इक्वल होना चाहिए। टोटल वर्टिकल फोर्सेस है 500
इसके लिए हम इसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल में कर देते हैं अलग अलग। तो रेक्टेंगल का हो जाएगा 100 इंटू 6 बेस प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 400। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 3 आ गया, तो ये 500 प्लस 600 प्लस 1200, तो ये आएगा 2300। जबकि इसने जो ऑप्शंस दिए हैं, सी तो इंटरनल फोर्स है तो हटा दें, अगर इन सबका हम सम निकालेंगे तो ये आ रहा है 2400, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सटर्नली इक्विलिब्रियम होना जरूरी है और उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इन तीनों का सम आना चाहिए, वो 2300 kg आना चाहिए। और क्वेश्चन ये कन्वेंशनल का है तो हम इसको यहाँ पे नहीं सोल्व करेंगे। मेथड मैंने बता दिया, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरसी निकल जाएगा। उसके बाद ए बी को आप सेपरेटली सोल्व कर सकते हो। ए बी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एक लोडिंग यहां लग रही है, एक लोडिंग यहां लग रही है आरसी वाली, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ए और बी निकाल सकते हैं और ऊपर वाले बीम को भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आरसी चाहिए होगा। आरसी के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी डिफ्लेक्शन 0 करने की, और उसके लिए फॉर्मूले हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लग सकते। तो नेक्स्ट है 282 में टोटल मेंबर्स काउंट करने होंगे, टोटल जॉइंट्स काउंट करने होंगे, और फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ m इज ग्रेटर देन 2j माइनस r, अगर इक्वल है, अगर m इक्वल आता है 2j माइनस r के, r यहाँ पे 3 होगा जो नंबर ऑफ रिएक्शंस है, अगर ये इक्वल आता है तो स्ट्रक्चर स्टेबल भी होगा और डिटरमिनेंट भी होगा। अगर m 2j माइनस r से कम है तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, और मेंबर कम कर देंगे हम तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर की अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर m ग्रेटर है 2j माइनस r से तो स्ट्रक्चर है वो इनडिटरमिनेंट होगा, रिडंडेंट होगा। अगर ज्यादा मेंबर लगा दिए आपने तो क्या होगा, स्टेबल तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन रिडंडेंट होगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मेंबर्स को काउंट करना है, जॉइंट्स को काउंट करना हो, कंडीशन चेक करनी है। तो ऑप्शन ए में देखें तो टोटल मेंबर 13 आ रहे हैं, जॉइंट्स 8 है, तो ये m इक्वल आ गया 2j माइनस r के। यहाँ पे इस टाइप के मेंबर्स में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे काउंट करें, इनको 1 2 3 4 ऐसे काउंट करें या फिर इनको 2 ही मेंबर माने। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर 1 2 3 4 आप ऐसे कर रहे हो तो आपको इसको एक जॉइंट काउंट करना में इसको काउंट करना होगा, और अगर इनको सिर्फ 2 ही मेंबर मान रहे हो कि ये 1 मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, तो इसको आप जॉइंट काउंट नहीं करोगे, तो कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। ऑप्शन बी में हम काउंट करते हैं तो मेंबर्स आ रहे हैं 12, यहाँ पे मेंबर्स 12 आ रहे हैं, जॉइंट 8 है, तो यहाँ पे m है वो लेस है 2j माइनस r से, 2j माइनस r आ रहा है 16 माइनस 3 13, और m है उससे कम है, तो b है वो अनस्टेबल होगा। C के लिए हम चेक करें तो मेंबर 13 है, जॉइंट 8 है, तो यहाँ पे भी m इज इक्वल टू 2j माइनस r आ रहा है, और D में भी सेम कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे अनस्टेबल होगा वो स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन बी में जो स्ट्रक्चर है वो होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। आंसर की में करेक्ट कर लेना आप, वहां पे ए गिवन है। नेक्स्ट 283 में पूछा है कि कौन सा मेंबर होगा जिसमें फोर्सेस होंगे वो 0 होंगे या उसमें कोई फोर्स नहीं होगा। तो इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करेंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन मतलब ऑप्शंस आपने कैंसिल करते जाना है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इस तरीके से लोड W लग रहा है, तो यहाँ पे लोड W होने के कारण इस मेंबर में भी फोर्स 0 नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। अगर इसमें फॉर एग्जांपल आपने किसी, जैसे कि मान लिया कि इसमें फोर्स 0 है, तो इसका एक कंपोनेंट तो इसकी डायरेक्शन में आएगा, वो तो W को बैलेंस कर रहा है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट इसका कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस इस ए जॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला भी 0 नहीं हो सकता और ये वाला भी 0 नहीं हो सकता, दोनों का ही कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस में गिवन जो ऑप्शंस है उनमें बी ए कैंसिल हो गया हमारा, बी ए यहाँ पे गिवन है ऑप्शन डी में, तो बी ए भी नहीं हो सकता और सी ए भी नहीं हो सकता, सी ए कहीं नहीं। अब बी ए में अगर कोई फोर्स है तो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में भी कोई फोर्स होगा, क्योंकि अगर मान लिया कि
किसी एक फोर्स को हमने जीरो मान लिया इसको ये जीरो है, इस फोर्स का अब एक तो कंपोनेंट इधर आएगा, जैसे इसका है ये है, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा BA का, जिसको बैलेंस कर देगा BD, BD बैलेंस कर देगा BA के इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को, लेकिन BA का एक इधर भी कंपोनेंट आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए, क्योंकि B पे टोटल फोर्स तो जीरो है, तो इसके लिए CB में भी जीरो नहीं हो सकता, तो BD और CB दोनों में जीरो नहीं हो सकता, BD में भी जीरो नहीं हो सकता, CB में भी जीरो नहीं हो सकता, तो कौन सा बचा? ऑप्शन C बचा है। CD है जिसमें पॉसिबल है कि फोर्सेस जीरो हो सकते हैं, तो चार ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीज है नहीं, तो चारों में कोई सा होगा, और हमने पता कर लिया कि इन तीनों में हो नहीं सकता, तो CD में होगा, तो आंसर CD हो जाएगा। नेक्स्ट 84 है, ये मैक्सवेल डायग्राम एक मेथड होता है ट्रसेस में फोर्सेस निकालने का, एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं और जो रिएक्शंस वगैरह लग रहे हैं उनको हम लाइन के फॉर्म में एक स्केल लेके प्लॉट करते हैं, और इसकी मेथड से हम डिफरेंट मेंबर्स में फोर्सेस निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ए और ये वाले पॉइंट्स हैं, इनमें यहाँ पे रिएक्शंस निकालेंगे। इसके बाद हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं फोर्स पॉलीगन प्लॉट करना। तो हम यहाँ पे ए से स्टार्ट करके इस वाले मेंबर के लिए प्लॉट करेंगे, उसके बाद आगे वाले मेंबर के लिए प्लॉट करेंगे। इस तरीके से हम पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ये जॉइंट ए से करते हैं, और जो लाइंस प्लॉट करती हैं उनकी लेंथ जो होगा वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। एक स्केल ले लेते हैं कि जैसे 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर 100 न्यूटन का लोड है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट यहीं पे खत्म होता है।